सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। वैसे ये लेसन बहुत बड़ा है, ठीक है, और शायद आज में आपका ये लास्ट क्लास होगा। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने जो है 16वें समूह के जो तत्व था, जिसमें आपका या 17वें समूह का जो तत्व था, उसमें हमने बहुत सारे तत्व देखे थे, जैसे क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के गुण के बारे में, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड के गुण के बारे में। आज हम 17वें समूह से ही रिलेटेड जो है आगे और कुछ टॉपिक बचा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वहीं से आता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हुए चलते हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक दिया है वो दिया है हमारा अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? अंतर हैलोजन यौगिक का मतलब होता है जब दो हैलोजन, हैलोजन क्या होता है भाई? तो पहले तो आप लोग हैलोजन को जान लो। हैलोजन को हम X2 से दर्शाते हैं, और जितने भी 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, उसके अलावा ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटीन, ये सब हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ज़्यादातर रखते हैं क्लोरीन, फिर रखते हैं ब्रोमीन, और एक क्या होता है हमारा आयोडीन। ये सब हमारे क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। और ये सब कौन से समूह में होता है हमारे आवर्त सारणी में? ये समूह नंबर किस में होता है हमारा? 17 में होता है। और 17 नंबर के जो समूह होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, जो है हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो हैलोजन तो जान गए, तो अंतर हैलोजन क्या होता है? तो जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करके जब कोई सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, या जब सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके? अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसको आपको परीक्षा में क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है भाई। तो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है हमारा कौन? ये जो अंतर हैलोजन यौगिक होता है, और सरल है। जब दो भिन्न हाइड्रोजन आपस में संयोग करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अंतरा हैलोजन, अगर हम यौगिक की बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब दो भिन्न हैलोजन आपस में जब सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक को परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करके जब सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं Cl2 प्लस क्या लिखते हैं? F2। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाता है हमारा 2ClF। ये हमारा लगभग आपका 473 केल्विन ताप पर क्या होता है? संचालित होता है। अगर हम बात करें और भी, अगर हम इसके साथ देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अगर हम आगे देखें तो Cl2 अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, फिर से यहाँ पर कर देते हैं, तो उसी स्थिति में क्या हो जाता है आपका Cl2, और ये क्या हो जाता है आपका F2। अगर हम क्या करते हैं 573 केल्विन कर देते हैं तो उस स्थिति में ClF3 अगर प्राप्त होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं तो 2 तिया 6, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्लोरीन फ्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमारा I2 होता है, हमारा F2 होता है, इसके साथ भी क्रिया करके ये IF का क्या करता है? निर्माण करता है। ये हमारा हो गया, ये आणविक व्यवस्था में होता है, आणविक विन्यास या आणविक व्यवस्था के आधार पर बोल सकते हैं, है ना।
तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। एक उदाहरण लिखना है, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो बताना कि जब दो भिन्न हैलोजन जब आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं और मिल करके जब सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही अंतरा हैलोजन यौगिक के नाम से जानते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। बस इतना ही है और इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और साथ में आपको क्या कर देना है, उदाहरण दे देना है। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम देखें अंतरा हैलोजन यौगिक के प्रकार, अंतरा हैलोजन यौगिक के क्या देखेंगे हम लोग, प्रकार। तो अंतरा हैलोजन यौगिक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा XX, ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकेंड क्या होता है हमारा XX3, ये हो गया आपका, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा XX5 एंड लास्ट होता है आपका XX7। ये टोटल हमारे कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है, पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर 3 नंबर में पूछता है तो सबको लिख देना और अगर 1 नंबर में पूछता है तो इतना ही लिखना भाई। तो ये हो गया आपका अंतरा हैलोजन यौगिक। इसके बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। इसमें लेंगे तो इसी को ले लेना ClF, है ना। इसमें लेंगे तो ClF3, है ना। यहाँ पर लेंगे तो ClF5 होता है और यहाँ पर करेंगे तो IF7 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया कितने प्रकार का हमारा, 4 प्रकार का। अब ये जो हमारा क्या होता है, जो अंतरा हैलोजन यौगिक होता है, अगर इसकी नामकरण की बात करें तो नामकरण जो होता है ये हमारा विद्युत ऋणता के आधार पर होता है। जैसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर किसका है, आयोडीन का। यहाँ पर विद्युत ऋणता के आधार पर नामकरण किया जाता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है उसका जो नामकरण होता है वो बाद में करते हैं और आइड लगाते हैं। जैसे इन दोनों का अगर मिल करके अगर ClF बनाता है तो यहाँ पर विद्युत ऋणता किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का होता है, इसलिए उसका नामकरण जो है बाद में करते हैं। उससे पहले किसका करते हैं, क्लोरीन का। तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरीन, और इसको जो है आइड लगाते हैं तो फ्लोराइड हो जाता है। अगर ये दोनों आपस में क्रिया करता है तो उस स्थिति में ClBr बनाता है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है ना। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका Br और Cl हो जाता है, ब्रोमीन को राइट। अगर ये दोनों आपका क्रिया करता है तो ये कितना हो जाता है हमारा IBr हो जाता है और ये क्या बनाता है, आयोडीन ब्रोमाइड, ये नाम से जाना जाता है। मतलब विद्युत ऋणता के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है उसका नामकरण बाद में करते हैं और उसमें आइड लगाते हैं, और जिनका विद्युत ऋणता कम होता है उसको जैसा जैसे दिखता है वैसा ही क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं भाई। तो नामकरण में ज़्यादा झंझट नहीं है, ना पूछता नहीं है, पूछता इसको है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। आगे क्या है हमारा, ये दिया है हमारा अंतरा हैलोजन यौगिक के गुण दिया है। वैसे अंतरा हैलोजन यौगिक की गुण जो है उतना खास नहीं है, फिर भी हम 2-3 क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक के गुण दिया है, हैलोजन से थोड़ा सा क्या होता है आपका, ये अलग होता, भिन्न नहीं है बोल रहा है। अंतरा हैलोजन जो यौगिक बनाए हैं हम लोग, उनका गुण बात करें तो हैलोजन के गुण से जो है अधिक भिन्न नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा भिन्न है, लगभग मिलता जुलता है बोल सकते हैं। इसमें XX प्रकार की यौगिक मुक्त हैलोजन के समान होता है। XX आवन से दुर्बल होता है हमारा। यहाँ पर 2X बनेगा, अंतरा हैलोजन यौगिक बनेगा, वो XX आवन से क्या होता है, दुर्बल होता है। और अगर यहाँ पर XY यौगिक फ्लोरीन को छोड़ करके हैलोजन में क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। सभी अंतरा हैलोजन यौगिक कैसा होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है, और सभी अंतरा हैलोजन यौगिक युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। सब में क्या होता है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस वजह से ये हमारे कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि आपको पहले पता है कि अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूरा पूरा इस प्रकार से भरा हो, तो उसे प्रतिचुंबकीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा जो उसका जो कक्षा है पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इसलिए कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। इनमें फ्लोराइड सामान्यतः रंगीन होते हैं, जबकि ब्रोमाइड हो गया, आयोडीन हो गया, ये आपके क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। मतलब जैसे क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, ये आपके रंगीन होते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि आयोडीन ब्रोमाइड या ब्रोमीन फ्लोराइड, ये सब आपके क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य आघूर्ण यौगिक अपने अंतरा हैलोजन स्वतः आयनन के कारण विद्युत ऊर्जा
के सुचालक होते हैं और अपने यौगिक आयनिक पदार्थों में उत्तम होते हैं। मतलब हमारे जो अंतरा हैलोजन यौगिक हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब आयनों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से अंतरा हैलोजन यौगिक के जो है कुछ गुण क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। बट ये उतना खास नहीं है, ये थोड़ा सा देखने लायक है। आपको ज़्यादा फोकस करना है अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है और क्या क्या उदाहरण लिखा जा सकता है। तो ये ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है। आगे यहाँ पर दिया है जो हम 4 प्रकार पढ़े हैं अंतरा हैलोजन यौगिक के, है ना, उनकी हमको थोड़ा सा संरचना देखना है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अभी जस्ट पढ़े कि जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है XX1, एक होता है हमारा XX13 बोल सकते हैं, एक होता है हमारा XX5 होता है, और एक क्या होता है आपका चौथा नंबर XX क्या होता है आपका 7 होता है। तो ये 4 प्रकार का क्या होता है आपका अंतरा हैलोजन यौगिक होता है। तो उनको हमको थोड़ा सा क्या देखना है, आपका संरचना देखते हुए चलना है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, पहले हम चलते हैं किसके पास, हम XX, जिसमें XX1 है हमारा, मतलब एक X अलग है और एक ठो X अलग है, मतलब एक हाइलोजन अलग है और एक हाइलोजन अलग है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा संरचना देखते हुए चलते हैं। इसका अगर हम XX में उदाहरण लें तो इसका उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, एक X की जगह हम Cl ले लेते हैं, एक X की जगह क्या लेते हैं हम लोग, Cl ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, ClF। तो एक X Cl को और एक X क्या करता है हमारा F को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, संरचना को समझेंगे। तो ये हो गया क्लोरीन फ्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन फ्लोराइड के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, क्लोरीन फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है क्लोरीन को सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन फ्लोराइड में सेंटर मेटल एटम कौन है हमारा, केंद्रीय परमाणु कौन है भाई हमारा, केंद्रीय परमाणु है आपका क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हो, 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p कितना होता है हमारा 5 होता है। ये लास्ट हम लोग लेते हैं। तो सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो लास्ट वाला को ही लेते हैं। तो ये 3s हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या होता है 3p। तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया हमारा 5। ये हमारा क्या होता है 3p होता है। चूँकि आपको CXF बनाना है, एक जगह खाली करना है क्लोरीन के लिए, तो एक जगह रेडी क्या है, खाली है, इस वजह से एक हमारा फ्लोरीन यहाँ पर आता है और ये आके वहाँ पर जुड़ जाता है, और इस तरीक़ा से क्या बन जाता है आपका ClF बन जाता है। आप जानते हैं संकरण में आपको सिर्फ यौगिक बनाना सीखना है। तो यहाँ पर क्लोरीन का तो इतना जगह खाली रहता है, कितना जगह, एक, जिसके लिए क्या होता है एक फ्लोरीन आता है और उसके साथ क्रिया करके इस प्रकार से यौगिक बना लेता है। तो यहाँ पर उत्तेजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संकरण अगर यहाँ पर देखा जाए तो संकरण कितना होता है आपका 1s का और 3p का। तो संकरण फिलहाल यहाँ पर क्या होता है आपका sp3 संकरण होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें संकरण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चूँकि इसमें 4 कक्षक भाग ले रहा है तो उस स्थिति में संरचना चतुष्फलकी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका एक क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन से हमारा देखें तो आपका कितना ClF दिया है, 3 तो लोन पेयर हमारा 1 2 और एक 3 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन है, एक सिर्फ हमारा क्या दिया है यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। बाकी 3 क्या होता है उसमें लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नियमतः तो इसकी संरचना कैसा होना चाहिए, चतुष्फलकी होना चाहिए। नियमतः संरचना चतुष्फलकी होना चाहिए। बट ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर आपका क्या करता है, बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, क्रिया है ना, संरचना में भाग नहीं लेता है। केवल कौन भाग लेता है, बॉन्ड पेयर ही भाग लेता है। और ये जो बॉन्ड पेयर आपका दिया है केवल एक ही है, और वो कौन है हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में आपका इसकी जो संरचना होता है वो कैसा होता है हमारा रेखीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कैसा संरचना प्रदर्शित करता है भाई, ये रेखीय संरचना दिखाता है। तो रेखीय संरचना होता है, और रेखीय संरचना में अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो लगभग आपका 180 अंश का क्या करता है हमारा बॉन्ड एंगल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसमें क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि जो हमारा क्या होता है XX में अगर हम ये उदाहरण लेके समझें या कोई भी उदाहरण लेके समझें तो सब में क्या होता है आपका जो संकरण होता है वो आपका sp3 होता है,
संरचना क्या होता है आपका, रेखीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या बताता है। तो इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आगे अगर हम देखें XX3 प्रकार का, तो इसमें क्या होता है आपका जो XX3 प्रकार है, इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं। उसी को लेते हैं आपका ये ClF, जिसमें हमारा Cl जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है भाई, 1s2 2s2, है ना। या केंद्रीय परमाणु हम देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु कौन है भाई हमारा, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन कैसा है हमारा, केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय क्या है हमारा, परमाणु है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका लिख सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p5 लिखते हैं। इसमें 3d क्या होता है हमारा भी, खाली होता है तो 3 का ही, इसलिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं। अब सामान्य अवस्था में जब इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सामान्य अवस्था में, तो सामान्य अवस्था में वो लास्ट वाला को ही लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक हमारा 3s है, ये हमारा क्या है 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारा क्या है 3p है, जिसमें आपका टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 और 1 5। और फिलहाल 3d क्या है हमारा, खाली है। ये 3d क्या है, खाली है। अभी देखो हमको 3 फ्लोरीन के लिए जगह उपलब्ध कराना है। पहले एक जगह खाली था, बट अब फ्लोरीन की संख्या कितना है भाई हमारा, 3 बार है, तो उसके लिए 3 फ्लोरीन के लिए जगह उपलब्ध कराना होता है। इसलिए दूसरा कौन सा अवस्था आता है इसमें, उत्तेजित अवस्था आता है। अब ये जो उत्तेजित अवस्था होता है, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है आपका, 3 जगह खाली कराना रहता है, इसलिए एक उत्तेजित होकर के इसमें चला जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका 1 2 3, और ये कितना हो गया हमारा 5। तो 1 2 3 4 ये 5, ये 3d हो गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, ये तो पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया। अब देख रहे हैं आपका 3 जगह क्या हो जाता है, खाली हो गया हमारा 1 2 3। तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ये दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से 3 फ्लोरीन के लिए जगह क्या हो जाता है, क्लोरीन उपलब्ध करा देता है। तो उस स्थिति में अगर हम संरचना देखें या इसका संकरण देखें तो कैसा होता है भाई हमारा, एक 3s का बचा है, ये 3p का है और 3d का। तो हमारा जो क्या होता है, जो 3s जो सामने वाला होता है उसको नहीं छोड़ते हैं भाई, उसको याद रखना। तो एक s का भाग ले रहा है, 3 आपका दिख रहा है p का, और 1 दिख रहा है आपका d का। तो संकरण कैसा होता है आपका, इसमें sp3d संकरण क्या होता है, पाया जाता है। अब यहाँ पर sp3d संकरण की अगर हम बात करें तो sp3d संकरण में आपका चूँकि हमारा 5 कक्षक क्या कर रहा है भाई, भाग ले रहा है, तो उस स्थिति में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, ये जो है आपका जो है 2 लोन पेयर ऑफ क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ से पाया जाता है। तो उस स्थिति में इसकी संरचना किस प्रकार से बनता है, तो हम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बीच में हम रख देते हैं क्लोरीन, ये बीच में हमने क्या रख दिया, क्लोरीन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एक लोन पेयर यहाँ पर रखते हैं, एक लोन पेयर आप हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 2 लोन पेयर, एक हम इधर और एक इधर। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर कर देते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर कर देते हैं, और एक फ्लोरीन यहाँ पर कर देते हैं। तो उस स्थिति में इसका जो आकृति होता है ना, पहले इसका जब ओरिजिनली होता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी को शो करता है, ज्यामिति की बात करें, ठीक है। तो ये वास्तविक अवस्था में अगर सब के सब कक्षक भाग लेता तो ये आपका कैसे बनता, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनता। बट इसमें क्या करता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए भाग नहीं लेता, इसलिए आकृति कैसा होता है, टी आकृति को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। कौन सा आकृति भाई हमारा, टी आकृति को शो करता है। ये 90 अंश का आपका क्या होता है, कोण को प्रदर्शित करता है। तो संरचना इसका कैसा होता है, टी आकृति होता है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारा XX3 है उनको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो संरचना आपका टी आकृति क्यों, क्योंकि आपका ऐसा दिख रहा है, देखो F और F और ये F है। अगर इसको इस तरीक़े से मोड़ दिया जाए तो ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है संरचना में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसकी आकृति कैसा होता है भाई, टी आकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसकी संरचना को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे इसी टाइप का है भाई, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर XX5 है, तो इसी को ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या होता है, हमारा ClF5 है, जिसमें क्लोरीन क्या है हमारा, केंद्रीय परमाणु है, वही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये क्या है हमारा, केंद्रीय परमाणु। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p 6 3s2
3p5 होता है। इसमें भी 3d क्या है हमारा 0 है। यही संकरण में क्या करता है भाग लेता है, तो इसलिए उसको हम आगे कर देते हैं। अब क्या करते हैं सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो 3s को पहले लिखते हैं भाई। संकरण आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे 3s, और ये हमारा क्या होता है 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों भरते हैं उनके नियम के अनुसार ना, 1 2 3 4 5। 3d अभी खाली है। अब देखो अभी फ़िलहाल क्लोरीन के पास एक जगह खाली है, जबकि मेहमान कितना है 5 है, तो 5 जगह खाली कराना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है इसमें उत्तेजित अवस्था करना पड़ता है भाई, है ना, उत्तेजित अवस्था। तो कितना जगह खाली कराना है 5 जगह बनाना है। तो उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पर चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है आपका चला जाता है। तो 5 जगह आपका रेडी खाली हो जाता है भाई। तो ये कौन सा अवस्था हो जाएगा उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में देखें तो ये 1 और 1 2 हो गया, तो ये 3s हो गया। आगे हम देखें 1 2 3, तो ये 3p हो गया। तो 1 और 2 और 1 3, क्योंकि 2 कहाँ चला गया आपका 3d में चला गया, 1 2 3 4 5, तो ये 3d हो गया। तो 1 2, तो देखो अब 5 जगह क्या हो गया हमारा खाली हो गया, 5 जगह खाली हो गया ना भाई। देखो 1 2 3 4 5। अब हम क्या कर सकते हैं 5 ठो हमारे पास जो फ्लोरीन है उसको हम क्या कर सकते हैं जगह यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो दे दो भाई। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, खुश हो गया वो। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये भी खुश हो गया। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये भी खुश हो गया। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये भी खुश हो गया। एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ये भी खुश हो गया। अब देखो संकरण में कौन कौन से क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है उसको देखो ज़रा। तो यहाँ पर एक एस का, 3 ठो पी का और 2 ठो डी का। तो संकरण कैसा होता है आपका sp3d संकरण पाया जाता है। अगर इसमें हम शरत देखें लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन देखें, तो लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई हमारा, एक लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। उस स्थिति में इसकी जो संरचना है वो संरचना आपका इस प्रकार से क्या होता है वर्ग पिरामिडी संरचना को प्रदर्शित करता है। ये Cl हो गया, ये इधर इधर, तो यहाँ पर एक F हो गया, यहाँ पर एक F हो गया, यहाँ पर एक F हो गया, यहाँ पर एक F हो गया। एक हमारा क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक F और हो जाता है। और ये आपका संरचना जो है वर्ग पिरामिडी संरचना को क्या करता है प्रदर्शित करता है, वर्ग पिरामिडी संरचना को, क्योंकि ये वर्ग है और एक पिरामिड आपका इस प्रकार से बन सकता है, तो वर्ग पिरामिडी संरचना को शो करता है। और एंगल अगर हम बात करें तो ये लगभग 90 अंश का क्या बनाता है कोण बनाता है। तो इस तरीक़ा से x जो 5 है उसके लिए क्या किया जा सकता है आपका इस प्रकार से संकरण संरचना बंद कोण क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। अगर आ जाता है तो आपको इस तरीक़ा से क्या करना है आपको लिखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे की ओर क्या करते हैं भाई चलते हैं। आगे हमारा दिया है x क्या दिया है हमारा 7 दिया है। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं IF7 जिसमें आयोडीन जो होता है ये हमारा क्या है केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, ठीक है केंद्रीय परमाणु है। और आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 53 होता है भाई, ठीक है कितना होता है 53 मतलब 53 ये इसका क्या होता है परमाणु क्रमांक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 फिर क्या हो जाता है हमारा 5s2 और उसके बाद क्या हो जाता है आपका 4d ये आपका 10 हो जाता है और ये 5p कितना हो जाता है आपका 5 को प्रदर्शित करता है। देख लो 2 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 30 और ये हमारा 6 36 36 2 38 38 10 48 48 और 5 कितना होता है 53 होता है। तो अंतिम हमारा किस में जा रहा है भाई, अंतिम हमारा जा रहा है 5s में और 5p में। 5d क्या होता है इसमें अलग से क्या होता है पाया जाता है, क्योंकि 5d भी 5 कक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए लास्ट अवस्था को हम लोग क्या करते हैं सामान्य अवस्था में लिखते हैं, सामान्य अवस्था। तो सामान्य अवस्था में क्या होगा हमारा 5s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5p है हमारा पहले जैसा ही बनेगा भाई कोई वो नहीं है। 5p 1 2 3 4 और ये 5 है
और ये हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5, ये 5D है जो खाली है। अब देखो मेहमान कितना है, 7 है और हमारे पास कमरा 1 है, तो और 6 कमरा उपलब्ध कराना है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उत्तेजित अवस्था कराते हैं भाई। ठीक है, केमिस्ट्री में यही है आपका, उत्तेजित अवस्था कराते हैं। तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, उत्तेजित अवस्था। तो कितना को उत्तेजित कराएंगे, तो 7 जगह खाली होगा भाई। तो एक यहाँ पर चला गया, एक यहाँ पर चला गया और एक यहाँ पर क्या होता है, उत्तेजित होकर के चला जाता है। तो क्या बचता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, किसके पास, ये बचेगा आपका 5s के पास। ठीक है, अब ये देखो 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा 5p है, 3 जगह हो गया। 3 उत्तेजित होके जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5d, तो 1 2 3 है ना। तो ये देखो 3a और 1 1, टोटल 7 जगह क्या हो जाता है आपका, खाली हो जाता है। अब खाली जगह पर आसानी से फ्लोरीन आके क्या हो जाता है आपका, अधिव्यापन कर लेता है भाई। ये हमारा क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है ना, फ्लोरीन जो है। तो ये क्रिया कर लिया, तो ये क्रिया कर ही रहा है भाई, 7 जगह खाली हो गया। अब आसानी से वो क्या हो गया, उसके साथ जाके जुड़ गया। अब देखो 7 हो गया, तो संकरण कौन सा होगा भाई, एक एस का भाग ले रहा है, 5s का, तो एस हो गया। 3 का भाग ले रहा है तो 3 हो गया। डी का 3 भाग ले रहा है, तो ये हमारा संकरण कैसा होता है आपका, यहाँ पर sp3d संकरण पाया जाता है। ये 11 क्लास का है और इसका संरचना अगर हम बनाते हैं तो ये आई हो जाता है, इधर आपका क्या हो जाता है, आपका एफ हो जाता है, इधर आपका एफ हो जाता है, यहाँ पर एक क्या हो जाता है आपका एफ, यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा एफ हो गया, उधर आपका क्या होता है हमारा एक एफ होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका एफ होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक एफ और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं। तो टोटल कितना एफ हो गया हमारा, 7 एफ हो गया, 5 2 7। और इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये आपका पंचभुजी, 5 भुजा है ना, ये वाला 1, फिर 2 3 4, ये 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंचभुजी द्विपिरामिडी पिरामिडीय संरचना को क्या करता है, ये शो करता है। तो ये कौन सा संरचना हो गया हमारा, पंचभुजी द्विपिरामिड होता है हमारा, कौन सा भाई, पंचभुजी द्विपिरामिड। ठीक है, ये हमारा 5 भुजा हो गया, एक पिरामिड इस साइड, एक पिरामिड इस साइड। तो इस प्रकार से पंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। एंगल की बात करें तो ये 90 अंश का और एक 72 अंश का एंगल को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से आपका IF7 है, जो कि एक अंतर हैलोजन यौगिक होता है, उसके संरचना को इस तरीक़ा से समझाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आपको अगर इस टिप से क्वेश्चन दे देता है तो आपको ऐसा क्या करना है, बनाना है। लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो अलग चीज़ है, बट आपको यहाँ पर इतना बनाकर भी छोड़ देते हैं तो आपको नंबर क्या होता है, आ जाता है भाई। तो ये तो हो गया आपका अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार और उसको कैसे, उसके संरचना को समझाते हैं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल दिया है यहाँ पर, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। यहाँ पर हैलोजन के ऑक्सो अम्ल दिया गया है भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अम्लों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर कितने हमारे हैलोजन हैं, तो 1 2 3 है ना, एक 4। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 4 लेते हैं। एक हमारा क्या होता है, फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक क्या होता है हमारा आयोडीन। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है हमारा, जितने भी हैं हमारा वो दिया है। जैसे इसका क्या होता है HOF, इसका नाम होता है हमारा हाइपोफ्लोरस अम्ल बोलते हैं। बाकी इसका और कुछ नहीं बनता है, ये केवल एक ही बनता है। इसकी बात करें तो HOCl बनता है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। एक और बनता है HOClO, इसको बोलते हैं खाली क्लोरस अम्ल बोलेंगे, हाइपो ख़त्म हो जाता है, क्लोरस अम्ल बोलते हैं ना इसको। HOCl को क्या बोलते हैं भाई, क्लोरस अम्ल कहते हैं। फिर HOCl है ना, ये एक O होगा। अब यहाँ पर हो जाता है O2,
इसको बोलते हैं क्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरिक अम्ल। और एक और होता है हमारा HOClO3, इसको बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, परक्लोरिक अम्ल। तो ये इसका 4 होता है। इधर हम आगे किसके पास चले जाएं? अगर हम चले जाते हैं Br के पास, तो ये HOBr, इसको बोलते हैं हाइपोब्रोमस अम्ल। ब्रोमस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल, ये हमारा नहीं होता है। इधर हम आगे देखें तो HOBrO2, इसको बोलते हैं ब्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक एसिड। और इसकी हम बात करें तो HOBrO3, पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, ये हो गया। आयोडीन के पास चलें अगर हम, तो आयोडीन के पास भी क्या होता है हमारा HOI, आयोडस अम्ल, आयोडस एसिड बोलते हैं, ये खाली रहता है। फिर आगे HOIOT, आयोडिक अम्ल, आयोडिक एसिड बोलते हैं। और इसकी बात करें HOIO3, तो इसको क्या बोलते हैं? पर आयोडिक एसिड कहते हैं भाई, पर आयोडिक एसिड, तो पर आयोडिक एसिड। तो इस तरीक़ा से क्या होते हैं हमारे जितने भी जो हैलोजन परिवार हैं उनके इतने क्या होते हैं आपके हैलो अम्ल होते हैं। जैसे फ्लोरीन का केवल एक ही है हमारा, ठीक है। और सबका ऑक्सीडेशन यहाँ पर अगर मैं आगे में लिख दूँ तो ऑक्सीडेशन इसका क्या होता है आपका क्रमशः, यहाँ पर देखें अगर ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? पहला वाला में +1, दूसरा वाला में +2, तीसरा वाला में +3, है ना, +2 बोलता हूँ। दूसरा में क्या होगा आपका +3, ये हो गया +3। फिर उसके बाद हो जाएगा +5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 7। ये आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन शो करता है। तो इस तरीक़ा से हैलोजन अम्ल के, ऑक्सो अम्ल के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्लोरीन वाला होता है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पर आप एक एक्सेप्शनल बोले तो, या जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ये जो हमारा क्लोरीन के हमारा जो 4 ऑक्सी अम्ल आपको दिख रहा है, सब में जो संकरण होता है, सभी में संकरण कैसा होता है आपका? sp3 संकरण ही क्या होता है? पाया जाता है। अलग बात है कि संरचना आपका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं? अभी चर्चा करते हैं। तो चलिए हम उसी के पास चलते हैं। यहाँ पर दिया है क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। क्या दिया है हमारा? क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। तो क्लोरीन के हमारे 4 ऑक्सी अम्ल होते हैं भाई। अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं उसका। क्लोरीन के कितने होते हैं हमारे? 4 ऑक्सी अम्ल होते हैं ना, ऑक्सी अम्ल होते हैं। ये तो हो गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला क्या होता है हमारा? HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। दूसरा HOCl2, HClO, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया? HOClO। और एक थर्ड होता है HOClO2, और एक होता है आपका HOClO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। दूसरा क्या होता है हमारा? हाइपो बोलता हूँ, इसको खाली बोलते हैं क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। इसका नाम क्या होता है भाई? क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। और इसको बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो क्लोरीन होते हैं उसके 5 क्या हैं हमारे? ऑक्सी अम्ल हैं। इन ऑक्सी अम्लों को हमको एक एक करके पढ़ाई करना है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है। पहले हम लोग देखेंगे क्लोरीन का जो भी ऑक्सी अम्ल दिया गया है उसकी संरचना कैसा होता है। संकरण तो आपको मैं बताया, सभी में क्या होता है हमारा? संकरण आपका sp3 संकरण ही होता है। संरचना अलग अलग होता है, संरचना अलग अलग होता है। बंद कोण आपका अलग अलग होगा, ठीक है। बंद कोण आपका क्या होता है? अलग अलग होता है। बाकी जो है संकरण की बात करें तो संकरण आपका क्या होता है? एक ही प्रकार के क्या होता है? संकरण आपको देखने को क्या होता है? आपका मिलता है। तो चलिए चलते हैं, पहले किसके पास चलते हैं भाई?
HOCl के पास चलें तो यहाँ पर क्या होता है, संरचना अगर हम देखें तो जुड़ा हुआ है भाई। इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन से किसी प्रकार का उसका बॉन्डेशन नहीं होता है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये होता है O के साथ ये जुड़ा रहता है और ये Cl इस प्रकार से क्या होता है, जुड़े रहता है और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका इसका जो है आपका संरचना हो गया। ये संरचना सूत्र नाम क्या होता है इसका नाम भाई, हाइपोक्लोरस अम्ल। ये तो आप देख ही रहे हैं। संरचना बात करते हैं और ऑक्सीडेशन बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये +1 क्या करता है, ऑक्सीडेशन क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है भाई, यहाँ पर 1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या आपका कितना होता है, हमारा 1 होता है। इसमें कितना होता है, +1 होता है। संरचना में क्या होता है आपका, वैसे आपका sp3 जो संरचना होता है ना वो चतुष्फलकी होता है भाई। तो चतुष्फलकी होने की स्थिति में हमारा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 17 होता है। तो 1s2 यहाँ पर हम अभी लिख के करते हैं, फिर आगे अब बढ़ते जाएंगे। तो 1s2 ये होता है 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना होता है हमारा, 5 होता है। 3d खाली है हमारा, तो उस स्थिति में 1 और 1 2, तो ये हो गया 3s, ये होता है हमारा 1 2, तो ये होता है 3p 1 2 3 4 1 5 और 3d फिलहाल क्या है हमारा, खाली है अभी। 3d क्या है, खाली है। तो उस स्थिति में फिलहाल अभी क्लोरीन से एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है आपका, जुड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आके क्या होगा, जुड़े रहेगा, जिसके साथ तो H क्या होता है आपका, जुड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से फिलहाल इसमें संकरण क्या होता है, sp3 होता है और 3 लोन प्यारा पर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो इसका संरचना आप कई तरीक़ा से बना सकते हैं। ये होता है हमारा Cl, यहाँ पर होता है लोन प्यारा पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर भी होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या होता है आपका एक O और ये होता है आपका H। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो इसका जो संरचना होता है वो संरचना आपका क्या होता है, चतुष्फलकी तो बनना चाहिए भाई। ये आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा 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 आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्लोरीन का जो है चतुष्फलकी संरचना बनना चाहिए, बट क्लोरीन का चतुष्फलकी संरचना यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 3 इसके पास क्या पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई हमारा, 3 होता है। एक हमारा बॉन्ड पेयर होता है, तो यहाँ पर BP लिख देते हैं हम लोग। इसमें हम क्या लिखते हैं, BP की बात करें तो बॉन्ड पेयर केवल कितना होता है हमारा, BP आपका होता है आपका 1। तो लोन पेयर आपका 3 है, बॉन्ड पेयर आपका 1 होता है। यहाँ पर जो है ये तीनों फिलहाल तो पार्टिसिपेट नहीं करता है आपका, ये केवल क्या करता है, Cl और O ही करता है। इसलिए संरचना यहाँ पर कैसा होता है, इसका रेखीय संरचना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो ये कैसा होता है भाई हमारा, रेखीय संरचना बनाता है। और बंद कोण की अगर हम बात करें तो 180 अंश का क्या होता है, ये बंद कोण को शो करता है। बंद कोण कितना होता है भाई हमारा, 180 अंश का जो बंद कोण होता है उसको क्या करता है, ये दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं, ये हमारा लोन पेयर, ये हमारा लोन पेयर है ना, ये हमारा लोन पेयर और ये हमारा बॉन्ड पेयर होता है। तो 3 क्या पाया जाता है इसमें, लोन पेयर पाया जाता है और एक बॉन्ड पेयर पाया जाता है। चूँकि यही हमारा भाग ले रहा है इसलिए संरचना रेखीय होता है। बंद कोण इसमें 180 का दिखाता है। और अगर हम संकरण की यहाँ पर बात करें तो संकरण आपका कैसा होता है भाई, आपका sp3 संकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है, जिसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है इसमें। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे HO और ये हमारा Cl है,
इसके पास 3 जोड़ी क्या होता है हमारा लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई, क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन +1 चार्ज को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से पहला वाला जो स्थिति है उसको दिखाया जा सकता है। अगर पहला बन जाता है तो बाकी क्या हो जाता है आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकेंड के पास चलते हैं। सेकेंड हमारा क्या होता है भाई, HOClO होता है। इसको हम लोग क्लोरस अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्लोरस अम्ल कहा जाता है। इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको HO है ना, उसके बाद क्या जुड़ा है हमारा Cl, और Cl के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है। अभी भी इसके पास लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो कितना बचा हुआ है भाई, तो ये क्या हो जाता है HO, इसके साथ हो गया Cl और डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो इसके साथ एक लोन प्यारा, तो ये हो गया और ये हो गया आपका, ये 2 अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। और चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक हमारा इधर ऑक्सीजन को दे रहा है, इधर 2 ऑक्सीजन को दे रहा है, तो टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है भाई, 3 दे रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितना दिखाता है हमारा, ये 3 जो है ऑक्सीकरण संख्या को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीकरण कितना हो गया इसका, 3 होता है। संरचना जो है हम देखें तो संरचना में क्या होता है, वही क्लोरीन है हमारा, और यहीं पर हम क्या करते हैं, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन हो गया, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन ना करके अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, देखो ये ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक OH हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है, और एक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से आपका स्थिति बन जाता है। तो 2 लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम जोड़ें इसको इस प्रकार से तो नियमतः फिर से क्या बनता है, चतुष्फलकी संरचना बनता है। बट इसमें आपका लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है भाई, हमारा 2 है। तो उस स्थिति में हम करें तो संरचना थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इधर भी हमारा क्या हो गया, लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड क्या होता है हमारा O, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें तो ये हमारा OH को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है, यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ से आपका संरचना जो होता है, संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना चतुष्फलकी तो बनना चाहिए, बट चतुष्फलकी नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन जो है आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसमें लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा, 2। ये हमारा क्या होता है, LP नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है आपका BP, और ये क्या होता है हमारा BP होता है। तो इस संरचना में देखा जाए तो ये कोणीय संरचना को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो संरचना कैसा हो जाता है इसका भाई, कोणीय संरचना हो जाता है। कौन सा संरचना, कोणीय। और लोन प्यारा आपके वन कितना होता है हमारा, 2 होता है। BP कितना होता है हमारा, 2 होता है। और संरचना आपका कोणीय संरचना को शो करता है। और कोणीय संरचना है मतलब आपका 104 अंश का आपका कोण क्या कर सकता है, ये दिखा सकता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है। और संकरण कैसा होता है भाई, इसका संकरण आपका होता है sp3 संकरण को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसकी संरचना सब चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है भाई, थर्ड नंबर है हमारा HOClO2 को प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा, क्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका नाम, क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल में हम देखें तो HOC डबल बॉन्ड O और एक लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो क्या करता है हमारा, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, 2 यहाँ पर देगा, 2 यहाँ देगा। तो उस स्थिति में यहाँ जो क्लोरीन होता है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, दर्शाता है। अब यहाँ पर संरचना इसी टाइप का है, ये हो गया Cl। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन कर दें, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें, यहाँ पर O और H कर दें, तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो इसका जो संरचना होता है ये आपका पिरामिडी संरचना को क्या करता है, शो करता है। क्योंकि ये देखो 3 भाग ले रहे हैं, तो पिरामिडी संरचना को पिरामिडी
किसको शो करता है भाई? संरचना को दर्शाता है। तो पिरामिडी संरचना दिखा देता है। ये हमारा लोन पेयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। ये भी हमारा क्या होता है? बीपी होता है। ये भी हमारा क्या होता है? बीपी होता है। तो लोन पेयर आपका कितना होता है यहाँ पर? 1 होता है। और बीपी कितना होता है यहाँ पर? 3 होता है। और संरचना लगभग आपका 107 अंश को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, तो अंश को आप देखना, ये हमारा 107 को दिखाता है भाई। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? इनकी संरचना को बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं? चौथा नंबर का देखते हैं। और HOClO3 परक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसका नाम। क्या नाम है इसका नाम? परक्लोरिक अम्ल। अब इसको हम देखें तो HO यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऊपर में क्या हो जाएगा आपका? O और डबल बॉन्ड O। क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, सबको मार दिया भाई, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका? 7 होता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा यहाँ पर? 7 होगा भाई। नाम क्या होगा इसका? परक्लोरिक अम्ल। अब इसकी संरचना हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया? O हो गया, इधर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है आपका? OH हो जाता है। तो संरचना इसका इस बार कैसा बनता है आपका? चतुष्फलकी संरचना को क्या करता है? ये दर्शाता है। तो ये आपका पूरा क्या कर रहा है भाई? पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चतुष्फलकी क्या दिखाता है? लास्ट में संरचना दिखाता है। क्योंकि सब के सब क्या है हमारे? बॉन्ड पेयर ही हैं, लोन पेयर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा? BP, ये होता है BP, ये होता है BP, और ये हमारा BP। तो यहाँ पर क्या होता है? BP बराबर कितना हो जाता है? 4 हो गया। LP बराबर कितना हो जाता है? यहाँ पर 0 हो जाता है। और बॉन्ड एंगल आपका 109.28 का क्या करता है? ये बंद दिखाता है। तो इस तरीक़ा से जो क्लोरीन का जो क्या होता है? ऑक्सी अम्ल होता है, उसको क्या किया जाता है? आपका समझाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया किसका भाई? हमारा क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल। तो इसको आपको ज़्यादा क्या करना है? फोकस करना है। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं? यहाँ पर चलते हैं। आगे है हमारा लास्ट समूह, 18वें समूह का लास्ट जो समूह है वो है 18वें समूह। इसके पास क्या करते हैं हम लोग? चलते हैं। ये जो 18वें समूह होता है, ये आपका यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन करता है। 18वें समूह को उत्कृष्ट जो गैस है इसके नाम से क्या किया जाता है? आपका जाना जाता है। तो इसका हम क्या करते हैं? सामान्य परिचय करते हैं। सबसे पहले तो सामान्य परिचय में क्या करते हैं भाई? तो ये जो हमारे 18वें समूह का जो तत्व होता है उसका सामान्य परिचय में पहला चीज़ तो ये कि जो 18वें समूह होता है उसमें कुछ तत्व क्या किया गया है? रखा गया है। तो 18वें समूह में कौन रखा गया है भाई? हीरा, ने, अरमान, कर, जीते, रहना, सिखाया। तो ये हमारा क्या होता है? पहला क्या होता है हमारा? हीलियम को रखा गया है भाई। दूसरा हमारा क्या है? नियान को रखा गया है। तीसरा क्या नंबर है हमारा? आर्गन है। चौथा कौन है हमारा? क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। चौथा नंबर है हमारा क्रिप्टॉन। पांचवा नंबर है हमारा जीनॉन, और इसके बाद है हमारा रेडॉन। तो इस प्रकार से हमारे कितने होते हैं? हमारे 5 तत्व इसके अंतर्गत 6 तत्व क्या किया गया है? रखा गया है। पहला He को हीलियम, Ne को नियान, Ar को आर्गन, Kr को क्रिप्टॉन, और उसके बाद क्या है? Xe को जीनान, और लास्ट क्या है हमारा? रेडान। ये 5 तत्व इसके अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस 18वें समूह के तत्व को दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ है ना, दुर्लभ तत्व कहा जाता है, तत्व कहते हैं। रेयर गैस बोलते हैं इसको ना। क्या गैस बोलते हैं भाई? रेयर गैस कहा जाता है। रेयर गैस है ना, कहते हैं। दुर्लभ तत्व कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं। उसके अलावा इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है भाई। नोबेल है ना, क्या करते हैं इसको? गैस कहते हैं। क्या गैस कहते हैं इसको? नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहते हैं।
नोबेल गैस भी क्या करते हैं, इसको नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने तत्व रखा गया है, हमारा 6 तत्व रखा गया है। दुर्बल तत्व कहते हैं, नोबेल गैस कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? उत्कृष्ट गैस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उत्कृष्ट गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। तो ये हमारा उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। उसके अलावा इसे निष्क्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, हमारा पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण जो है क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, कम भाग लेते हैं, अब ले रहे हैं, भाग नहीं लेते हैं, इस कारण से नहीं लेते हैं। इस कारण से इसको निष्क्रिय गैस के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं, इसकी संयोजकता शून्य होती है, इसकी संयोजकता क्या होती है भाई, हमारी शून्य होती है, शून्य होते हैं। इस कारण इसे शून्य समूह के तत्व कहते हैं, शून्य समूह के तत्व कहते हैं। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और भी नाम हैं, जैसे ये जो हमारा होता है इसको एरोजन्स कहते हैं, हवा में पाए जाने के कारण, वायुमंडल में होने के कारण या वायुमंडल में पाए जाने के कारण, वायुमंडल में या गैसीय प्रकृति के कारण बोल सकते हैं। सभी गैस होते हैं, गैस होते हैं। इस कारण इसे एरोजन्स के नाम से जानते हैं, एरोजन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से एरोजन्स कहा जाता है भाई। तो ये कुछ चर्चा है या उनका परिचय है जो कि 18वें समूह के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर मान लो उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं, तो उत्कृष्ट गैस का रीज़न ये है भाई कि जो हमारे 18वें समूह के तत्व होते हैं वो फिलहाल जो है हर स्थिति में क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम समूह में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जिनान और रेडान। तो जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे कुछ तत्व क्या करते हैं, क्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जिनान हो गया, आर्गन हो गया, ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या करते हैं, क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण से इसे उत्कृष्ट गैस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बाकी तो लिखा गया है भाई, इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति दिया है ना। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति क्या है भाई हमारा, तो पहले चीज़ तो हमारे पास 2 प्रकार का आवर्त सारणी यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं। एक होता है हमारा मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी। तो जो मेंडलीव के आवर्त सारणी है, उस मेंडलीव के आवर्त सारणी में बात करें तो जब मेंडलीव के आवर्त सारणी बनाया गया उस समय जो है शून्य समूह की खोज नहीं हुआ था, है ना। शून्य समूह के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था भाई, के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, कोई स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय इसका खोज ही नहीं हुआ था। इसलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में फिलहाल शून्य समूह के लिए कोई जगह नहीं था। बट आवर्त सारणी में तो पहले से पता था, इसलिए जो शून्य समूह हैं उसको एक अलग वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 18 वर्ग कहते हैं, उसमें क्या किया गया है, इसको स्थान दिया गया है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में फ़िलहाल तो उत्कृष्ट गैसों को कोई जगह नहीं दिया गया है, क्योंकि जब मेंडलीव के आवर्त सारणी बनाया गया उस समय जो है आपका ये जो है खोज नहीं हुआ था। बाद में जो है फिर आधुनिक आवर्त सारणी में इसको 18वें समूह में जगह दिया गया। तो ये इतना ही है। आगे अगर हम प्राप्ति की बात करते हैं थोड़ा सा, तो प्राप्ति की बात करें
तो ये हमारा क्या होता है, वायु में क्या होता है आपको ये देखने को मिलता है। अगर हम हीलियम को छोड़ दें, ठीक है ना, तो बाकी जो है ये सब क्या होता है वायुमंडल में आपको क्या होता है पाया जाता है भाई। तो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में आपका ये जो हमारे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये जो गैस है वो आपको जनरली देखने को मिलता है या वहीं से इसको प्राप्त किया जाता है भाई। ठीक, आगे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सब चीज़ जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ज़्यादा आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका जो अंतिम कक्षक होता है ये आपका होता है आपका NH2 और Np6, अर्थात पूरा कक्षक क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो पूर्ण न कक्षक होता है ना, पूर्ण न पूरित कक्षक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा क्या होता है भरा होता है। तो ये क्या होता है हमारा पूर्ण न पूरित कक्षक, पूर्ण न पूरित क्या होता है हमारा कक्षक होता है। और ये जो पूर्ण पूरित जो कक्षक होता है इसका मतलब ये है कि क्रिया में कम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, नहीं के बराबर का जो है ये भाग लेता है, क्योंकि इसका पूरा अक्षक क्या है भरा हुआ है। और इस तरीक़ा से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और बाकी आप जानते हैं भाई हीलियम का जैसे 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। नियमता तो जो है इसका जो है अंतिम 8 होना चाहिए, बट हमारा हीलियम ही ऐसा है जिनके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये पी ब्लॉक का ना हो करके नियमतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा जाए तो ये एस ब्लॉक का होता है, बट नेचर के आधार पर इसको जो है पी ब्लॉक में रखा जाता है। बाकी जितने भी तत्व हैं उनके अंतिम में आपको 8 देखने को मिलता है, जैसे 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है हमारा 6, ये 10 हो गया। अंतिम में देखो एस में 2 और पी में 6, 8 देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम जाएँ आर्गन के पास तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आपको 8 देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो 18वें समूह के तत्व होता है उसका क्या किया जा सकता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ज़्यादा और इसमें चर्चा नहीं करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है हमारा उत्कृष्ट गैसों के गुणों में सामान्य प्रवृत्ति दिया गया है। तो उत्कृष्ट गैसों के गुणों की कुछ सामान्य प्रवृत्ति है। पहला हमारा दिया है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की बात करें, एक तो हमारे 18वें समूह का तत्व है तो फिलहाल तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होता है, लेकिन ऊपर से अगर हम नीचे आएँ तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, मतलब हीलियम क्या होगा, छोटा होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, नियान, उससे बड़ा हो जाएगा। नियान के बाद अगर हम आर्गन करेंगे और बड़ा हो जाएगा, क्रिप्टॉन की बात करें और बड़ा हो जाएगा, है ना, और जिनान की बात करें और बड़ा हो जाएगा, और रेडाइन की बात करें तो ये और बड़ा हो जाता है। मतलब समूह में ऊपर से नीचे आने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। सेकेंड नंबर है आयनन एंथैल्पी। तो फिलहाल तो अष्टक क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है, इसलिए फ़िलहाल तो ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, उच्च होता है। तो यहाँ पर 18वें समूह के तत्वों का आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं, आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। आयनन एंथैल्पी काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। वजह ये होता है कि इनके अंतिम कक्षक में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, नाभिक से काफ़ी जटिलता के साथ बंधा रहता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए जो 18वें समूह के जो तत्व होता है उनके आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। इसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 18वें समूह के जो तत्व होता है उनका अंतिम कक्षक क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है। इस स्थिति में न ही इलेक्ट्रॉन देता है न ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस स्थिति में इनका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो आपका क्या होता है, आपका शून्य होता है। बट इसको अब धनात्मक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो लिख सकते हैं 18वें समूह के तत्वों की अंतिम कक्षक पूर्ण पूरित होता है।
पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित होता है। इस कारण 18वें समूह के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है ना, होता है शून्य या धनात्मक होता है, शून्य या धनात्मक होता है। शून्य क्या होता है? धनात्मक होता है। पहले शून्य मानते थे बट अब इसको हम धनात्मक करते हैं। तो इस तरीक़ा से इसके कुछ गुण क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। थोड़ा सा रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं भाई, वो तो भौतिक गुण था। रासायनिक गुण में कुछ नहीं है, एक परमाणु, सब के सब क्या होते हैं हमारे, एक परमाणु होते हैं। तो 18वें समूह के सभी तत्व एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है। कितना परमाणु होता है? एक। इसीलिए लिखते वक्त ऐसे ही लिखते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेनान, ऐसा ही लिखा जाता है। जैसे क्लोरीन को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, Cl2 Br2, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये सब क्या होते हैं, एक परमाणु होते हैं, निष्क्रिय है ना, क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए सब के सब कैसे हैं भाई, एक परमाणु होते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सेतु तत्व बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, 17वें समूह के तत्व है ना, जिसमें कौन आता है, फिर कल बाहर आई आंटी है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिर कल बाहर आई आंटी। ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, विद्युतीय क्या है हमारा, तत्व है। और ये हमारा वर्ग एक की बात करें तो वर्ग एक में क्या होता है हमारा भाई, समूह एक जो होता है, एक समूह में, समूह 17वें समूह में, और पहला नंबर का जो समूह होता है इसमें कौन आता है हमारा, लीना के रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, ठीक है। तो हलीना के रब से फरियाद, तो इसको लिखते हैं हम लोग लीना के रब से फरियाद। ये हमारे क्या होते हैं, अधिक धन विद्युतीय तत्व है, अधिक धन विद्युतीय तत्व है। तो इन दोनों के बीच, मतलब हमारे जो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, और हमारा वर्ग एक के जो तत्व होते हैं वो अधिक धन विद्युतीय तत्व होते हैं, इन दोनों के बीच हमारे कौन सा समूह होता है, हमारा 18वें समूह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सेतु के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको बता सकते हैं। रासायनिक अक्रिय प्रवृत्ति, वही रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे जो 18वें समूह के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फिर भी जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते जाते हैं, इनमें थोड़ा सा क्रियाशीलता आपको क्या होता है, देखने को मिलता है, या वहाँ पर क्रिया कर सकता है। इसके अंतर्गत कुछ पाइन दिया गया है, जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है क्योंकि इनके अंतिम कक्षक क्या होता है हमारा, पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित है ना भाई। तो इनके अंतिम कक्षक पूर्ण क्या है, पूरित है, मतलब ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि अंतिम में कितना होता है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि इनके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसका स्थायी विन्यास जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है। उच्च आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, अभी जस्ट देखें, आयनन एंथैल्पी क्या होता है भाई, इसका उच्च होता है, आयनन एंथैल्पी इसका उच्च होता है, उच्च होता है।
तो आयनन एंथैल्पी उच्च होता है क्योंकि अंतिम कक्षक में आपका जो है इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरा होता है, और जो पूर्ण भरा होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या होता है, थोड़ा सा आपका कठिन होता है, मतलब ज़्यादा कठिन कार्य है। इस वजह से इनमें जो है उच्च आयनन एंथैल्पी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, धनात्मक क्या होता है भाई, शून्य होता है। अभी जस्ट देखें, धनात्मक अथवा क्या होता है हमारा, शून्य होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इस कारण से धनात्मक अथवा क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरीक़ा से हम इसके रासायनिक गुण को बता सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों के क्या होते हैं, यौगिक की बात करें तो उत्कृष्ट गैसों के जो यौगिक है, अगर हम इसके चर्चा करें तो उत्कृष्ट गैस के बहुत सारे यौगिक दिया गया है। एक हमारा जो है साइंटिस्ट है नेथार्ड, इन्होंने इसकी खोज किया है। वैसे तो देखा जाए तो उत्कृष्ट गैस जो है फिलहाल क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये देखा गया है नेथार्ड द्वारा कि जो जीनान होता है उसका जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होता है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होता है, ये ऑक्सीजन के जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होता है इसके बराबर होता है। प्रथम आयनन एंथैल्पी के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो जीनान और हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो इसके आधार पर फिर ये क्रिया कर सकता है। और सबसे पहले निथार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्रिया कराया था, किसके साथ, ये जीनान था, और क्रिया कराया PTF6 प्लेटिनम हेक्साफोराइड के साथ। और ये क्रिया करके आपका इस प्रकार से पहला यौगिक इसका क्या किया गया, बनाया गया, XE, और ये क्या होता है हमारा PTF6। तो इस तरीक़ा से पहला यौगिक क्या किया गया, बनाया गया। उसके बाद फिर बहुत सारे यौगिक इसके अंतर्गत जो है बनाया गया, जिसमें आपका एक दिया है हमारा जिनान फ्लोराइड होता है ना। उसके बाद हमारा एक और जिनान फ्लोराइड होता है ना। उसके अलावा और जिनान फ्लोराइड होता है। तो इस तरीक़ा से बहुत सारा जिनान फ्लोराइड बनाया गया, और बहुत सारे ऑक्साइड भी बनाया गया। जैसे हमारा यहाँ पर कुछ यौगिक और भी क्या किया गया भाई, बनाया गया। जैसे ZX, यहाँ पर XO, और ये हो जाता है F2, ZXF4, ठीक है। उसके अलावा आपका ZXO3, ठीक है, ये हो जाता है ZXO3। उसके अलावा हमारा ZXO4। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक क्या किया गया, बाद में बनाया गया। तो ये आपका हो गया उत्कृष्ट गैसों के यौगिक। इसमें जिनान के फ्लोराइड यहाँ पर दिया गया है। वैसे आपका जो जिनान होता है ये आपका 4 प्रकार का फ्लोराइड बनाता है। एक होता है हमारा XeF2, एक हमारा क्या होता है भाई, 4 प्रकार का है। पहला होता है हमारा XF2, सेकेंड होता है हमारा XeF4, और एक थर्ड होता है XeF6, और भी हम करेंगे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा XeF क्या होता है हमारा 8 की अगर हम बात करें तो ये आपका बनता है। बट ज़्यादातर हम इसमें 2-4 को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 को ज़्यादा क्या करते हैं, देखते हैं। उस स्थिति में अगर हम जिनान के देखें तो जिनान का जो क्या होता है हमारा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो लगभग ये 86 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको शो करता है। तो इस स्थिति में इसका जो अंतिम होता है, अंतिम जो भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आपका जाता है, उस स्थिति में हम देखें तो ये उत्तेजित होकर के आपका विभिन्न प्रकार का क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। जैसे हमारा अगर हम किस में बात करते हैं, इसमें 6S की बात करते हैं। अगर 6S में जाता है तो उस स्थिति में फिर उत्तेजित होकर के आपके इतने सारे यौगिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, बता सकता है। तो इस तरीक़े से जिनान के क्या होता है, आपका फ्लोराइड आपको देखने को मिलता है। या सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे XeF4, और हम बात करेंगे XeF6। ये होता है हमारा जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, जिनान हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। चलिए तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, पहला नंबर के पास चलते हैं। और पहला नंबर है हमारा XeF2। इसको बोलते हैं जीनॉन डाइफ्लोराइड। जिनान डाइफ्लोराइड में हम देखें तो जिनान जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जिनान का जो परमाणु क्रमांक होता है, यही केंद्रीय परमाणु है, यही क्या है हमारा
केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है और इसका जो है परमाणु क्रमांक 54 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 अगर हम देखें तो ये कितना हो जाता है 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d10, 3d10, फिर 4p, 6, उसके बाद 5s2, 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 उसके बाद 4d10, 4d10 और लास्ट है 5p6। तो अंतिम हमारा इलेक्ट्रॉन 5 में क्या करता है आपका प्रवेश करता है। ये 5 में क्या कर रहा है भाई प्रवेश कर रहा है। तो उस स्थिति में इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, है ना। अभी 5d क्या है खाली है पहले जैसा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 5s में, उसके अलावा 1 2 3 5p में, 5p में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम भर देते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5p। 5d क्या है हमारा भी बिल्कुल खाली है, तो जिसमें उत्तेजित करने की ज़रूरत है, तब जा कर के 2 फ्लोरीन क्या कर सकते हैं आप जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पूरा क्या है हमारा भरा हुआ है, तो फ्लोरीन कहाँ से जोड़ेंगे भाई। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में एक उत्तेजित होकर के यहाँ चला जाता है। तो ये हमारा 1 1 2 हो गया, ये हो गया 5s, ये हमारा क्या होता है 1 2 1 2 3 4, एक उत्तेजित होकर चला गया किसमें भाई 1 2 3 4 5 5d में। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा जगह खाली हो गया। अब 2 जगह खाली हो गया, इस स्थिति में एक फ्लोरीन यहाँ पर आ सकता है, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ सकता है और आपका जो है किसका निर्माण करता है जिनाल फ्लोराइड का निर्माण करता है। उस स्थिति में जिनान फ्लोराइड की स्थिति में आपका जो संकरण होता है वो कितना होता है हमारा 5s का कितना भाग ले रहा है हमारा 1 भाग ले रहा है, 5p का कितना भाग ले रहा है 3 भाग ले रहा है और इसका 1 भाग ले रहा है। मतलब टोटल जो है इसमें संकरण जो है आपका sp3d संकरण को प्रदर्शित करता है, जिसमें 3 लोन पेयर आप क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। 3 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस स्थिति में हम देखें अगर तो संरचना कैसे बनता है भाई, तो ये हो जाता है आपका x, उसके अलावा कितना लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 लोन पेयर आप क्या हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और एक ऊपर हमारा क्या होता है फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन होता है। इस वजह से इनकी जो संरचना है, क्योंकि ये लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट तो करता नहीं है ना, तो इसलिए इसकी संरचना कैसा होता है हमारा रेखीय संरचना को क्या करता है प्रदर्शित करता है। कौन सा संरचना भाई हमारा रेखीय संरचना को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से रेखीय संरचना ये क्या करता है दर्शाता है और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है आपका 180 अंश को क्या करता है प्रदर्शित करता है। कितना अंश का भाई हमारा 180 अंश को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में पहला वाला जो है बता सकते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम क्या करते हैं सेकेंड नंबर के पास चलें अगर हम, तो सेकेंड नंबर क्या होता है भाई हमारा ZXeF4 होता है और आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 40 क्या होता है हमारा 54 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p कितना होता है हमारा 6 और 5d क्या है हमारा खाली है। फिर से वही लिखेंगे हम लोग 5d खाली है भाई 0 है, तो लेना पड़ेगा हमको इसको। तो ले लेते हैं हम लोग कैसा होता है उसको, तो सामान्य लिखते हैं, सामान्य अवस्था में लिखेंगे पहले तरह। तो ये क्या हो जाता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5s का हो गया, ये हो गया 5p, तो ये हमारा 5p में पूरा कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। 5d क्या है हमारा खाली है 1 2 3 4 5, 5d क्या है खाली है हमारा। हमको 4 जगह खाली कराना है तो उत्तेजित करना पड़ेगा भाई। तो दूसरा कौन सा अवस्था होता है हमारा उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में हम बात करें तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर चला जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया 5s के पास, ये हमारा
6 इलेक्ट्रॉन था हमारा, बट 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के चला गया किसमें, 5D में। 1 2 3 4 5D। तो जगह कितना खाली हो गया, देखो 4 हो गया। अब और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 4 फ्लोरीन वहाँ पर बैठा सकते हैं। तो 1 फ्लोरीन यहाँ पर बैठ गया, 1 फ्लोरीन यहाँ पर बैठ गया, 1 फ्लोरीन यहाँ पर बैठ गया, 1 फ्लोरीन यहाँ पर बैठ गया। उस स्थिति में आपका संकरण कितना होगा भाई हमारा, एक S का, 3P का, D2 का, तो sp3 D2 संकरण को प्रदर्शित करता है। और अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ पर संरचना जो होता है आपका, ये हो जाता है जिनान, इधर 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 जाएंगे तो ये क्या हो जाता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इधर आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्ग पिरामिडी संरचना को शो करता है, वर्ग पिरामिडीय संरचना दर्शाता है। वर्ग क्या होता है भाई, पिरामिडीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा कैसा हो जाता है, वर्ग पिरामिडी संरचना दिखाता है। वर्ग पिरामिड बोलता हूँ, समतली संरचना को दर्शाता है। वर्ग समतली ना, वर्ग समतलीय संरचना को क्या करता है, समतली संरचना दर्शाता है। और संरचना में अगर कोण की बात करें तो 90 अंश का ही क्या करता है, कोण दिखाता है। सेम आप किसके लिए कर सकते हैं, आपका जेड एक्स या एक्स हो गया ई, और यहाँ पर दिया है आपका फ्लोरीन का, तो XeF6 इसकी हम बात करेंगे तो ये भी ऐसा ही होता है। बट आपको क्या करना पड़ता है, 6 जगह खाली कराना रहता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ही रहता है। सामान्य अवस्था में लिखें अगर, सामान्य अवस्था में तो ये कितना हो जाता है, 5s का। अब इसमें से भी हम उत्तेजित कर देंगे तो ये 5s हो गया, ये हो गया 5p, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 5d पूरा क्या है, खाली है अभी, 5d पूरा खाली है। तो कौन सा अवस्था लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ से यहाँ से उत्तेजित होकर चला जाता है। तो क्या बचेगा, 1 और 1 2, 5s में बचा। ये हमारा क्या होता है, हमारा 5p में कितना बचा है, 1 2 3 5p में, और 3 चला गया किसमें, 5d में, 5d में 1 2 3। तो 6 जगह क्या हो गया आपका, खाली हो गया। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 फ्लोरीन यहाँ पर भर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये कितना होता है हमारा, छठवा। तो संरचना कैसे बनेगा भाई, तो इसका संरचना संकरण कैसा हो जाएगा फिर, एक S का, 3p का और 3d का। तो संकरण हो जाता है sp3d3, sp3d3, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो है इस प्रकार से संरचना दिखाता है आपका। ये हो गया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन हो जाता है, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन हो जाता है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मतलब ये पंचभुजी द्विपिरामिडीय अवस्था को शो करता है। पंचभुजी द्विपिरामिडीय अवस्था, द्विपिरामिडीय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एंगल तो वही होता है 90 अंश का। तो ये इस प्रकार से ये जो जिनान फ्लोराइड होता है उसकी संरचना बताया जा सकता है। अगर आता है तो लिखना, नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आगे है जिनान फ्लोराइड तथा ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना। ये ऑक्सीजन के साथ दिया गया है आपका, कुछ चाहेगा तो क्वेश्चन आपसे कर सकता है। ये भी जैसे आपको मैं बताया था XeFO2 होता है ऑक्सीफ्लोराइड। ये होता है आपका XeOF4, थर्ड होता है आपका XeO3 एंड 4 होता है आपका XeO4। ये 4 हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। इसमें अगर हम संरचना देखें तो sp3d शो करता है, ये sp3d2 को शो करता है, ये दोनों sp3 और sp3 को शो करता है। संरचना बात करें
तो ये हमारा क्या होता है, त्रिकोणीय पिरामिडी होता है हमारा, है ना। इसमें हम देखें तो ये चतुष्फलकीय ये हो गया, ये भी कैसा होता है हमारा, चतुष्फलकीय। ये हमारा कैसा होगा भाई, वर्ग पिरामिडी। और इसकी अगर बात करें तो ये हमारा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी को शो करता है। हम क्या करते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर कर दिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर, दो इसमें लोन प्यारा प्लेक्टान होता है, तो उस स्थिति में एक लोन प्यारा प्लेक्टान यहाँ पर, एक लोन प्यारा प्लेक्टान यहाँ पर, और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑक्सीजन। इस प्रकार से होता है। तो ये नियमतः टी आकृति को क्या करता है हमारा, प्रदर्शित करता है। कैसी आकृति का भाई, हमारा टी आकृति को शो करता है, टी आकृति को दर्शाता है। तो इसका वास्तविक आकृति कैसा होता है हमारा, टी आकृति होता है, ठीक है ना। और संकरण कैसा होता है भाई, इसमें sp3d संकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सेकेंड अगर जाएं JdOF4, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, JD हो गया। उसके अलावा कितना है हमारा भाई, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब तरफ हम देखें तो डबल बांड O, ये डबल बांड कितना हो जाएगा, O, डबल बांड O हो गया, ठीक है। तो 4 फ्लोरीन है, तो इसको यूँ करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जिनान, और ये आपका इस प्रकार से देखें तो फ्लोरीन, और ये हमारा फ्लोरीन हो गया। और ये हमारा क्या होता है, लोन प्यारा प्लेक्टान, डबल बांड। इस प्रकार से वो वर्ग पिरामिडी अवस्था को क्या करता है, शो करता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, वर्ग पिरामिडी, है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड नंबर संकरण क्या होता है आपका, sp3d2। इसकी बात हम करें XeO3 का, तो इसकी संरचना आपका कैसा बनेगा, हमारा Xe हो जाता है, डबल बांड O, और यहाँ पर एक क्या होता है, लोन प्यारा प्लेक्टान। पिरामिडी संरचना को दिखाता है भाई, ये पिरामिडीय संरचना दिखाता है। पिरामिडी संरचना आपको इसमें करना है, तो कौन सा संरचना दिखा रहा है, ये पिरामिडी संरचना, पिरामिडी संरचना। और संकरण कैसा होगा इसका, sp3 संकरण हो जाएगा इसका, sp3, ठीक है। ये संरचना हो गया sp3। तो ये आपका कैसा संरचना दिखाएगा फिर, पिरामिडी वास्तविक में। और लास्ट अगर हम देखें XeO4, ये हो गया जिनान, डबल बांड O, चतुष्फल की संरचना को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो चतुष क्या हो गया आपका, फल की। और संकरण आपका इसमें भी sp3 ही होता है। तो इस तरीक़े से कुछ संरचना क्या किया जा सकता है, ऑक्सीफ्लोराइड का बनाया जा सकता है, जो आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हमारा लास्ट है, वो है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, है ना। यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला हमारा हीलियम का उपयोग दिया गया है, हमारा किसका उपयोग दिया है, हमारा हीलियम का। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, हम लिख दिए हैं, पढ़ना तो आपको है। हीलियम का उपयोग, पहला चीज़ ये है कि समुद्री जो गोताखोर होते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाने में, क्योंकि ये नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होता है, इसलिए गोताखोर जो समुद्र के अंदर क्या करते हैं, गोता लगाने के लिए जाते हैं, वो अपने जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम को क्या करते हैं, लेके चलते हैं। क्योंकि इनका जो अधिक दाब हो तो रक्त में विलेयता बहुत कम होता है, मतलब नहीं घुलता है, इसलिए इसका उपयोग जो है गोताखोर अपने श्वसन के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो दाब जैसे जैसे बढ़ता है रक्त में विलय उसका बढ़ते जाता है, और उस स्थिति में जो गोताखोर होते हैं उसके बॉडी में काफ़ी पेन आता है, इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग ना करके आजकल ऑक्सीजन का उपयोग जो है हीलियम के साथ करते हैं। दूसरा, हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उसका घनत्व कम होने के कारण दमा के जो क्या होते हैं, हमारे जो रोगी होते हैं
उसके श्वास संबंधी उपचार में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। जो दमा के रोगी होते हैं ना भाई, जिसमें सांस लेने में परेशानी होता है, तो उसके लिए एक अलग से सूंघने का आता है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और अज्वलनशील तथा हल्की होने के कारण गुब्बारा में इसका प्रयोग करते हैं। वायुयान जो होता है, जहाज जिसको बोलते हैं, उसके टायरों में भरने में इसका काम क्या किया जाता है, लाया जाता है। उसके अलावा विद्युत बल्ब हो गया, सिग्नल लैंप होता है जो सिग्नल देता है, रेडियो ट्यूब होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इत्यादि में क्या किया जाता है, आपका हीलियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि गोताखोर जो होता है वो हीलियम का उपयोग क्यों करते हैं या किस अपने श्वसन में क्यों करते हैं, तो बताना भाई। जो हीलियम होता है उसका जो है ऑक्सीजन के साथ गोताखोर अपने श्वसन के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि जो हीलियम होता है वो हीलियम क्या करता है, अधिक दाब पर भी हमारे ब्लड के साथ क्या होता है, कम घुलनशील होता है। इस कारण से जो भी आपका जो गोताखोर होता है उसको जो है श्वसन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होता है। इस वजह से ऑक्सीजन के साथ हीलियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, हीलियम के बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे हमारा दिया है नियान का उपयोग दिया गया है हमारा। नियान भी हमारा क्या होता है, दूसरा उत्कृष्ट गैस है और इसका उपयोग करें नियान लैंप जो वनस्पति उद्यानों में क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। नियान नलिका का प्रयोग हमारा रेडियोग्राफ ध्वनि, चलचित्र, प्लग, ये सब में क्या किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। टेस्टर में इसका उपयोग करते हैं, है ना। हवाई जहाज़ के संकेतक के रूप में नियान बल्ब का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि नियान प्रकाश बहुत दूर तक आपको दिखता है, कोहरे में भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोहरे में भी आपको दिखाई देता है। इस वजह से हवाई जहाज़ में इसका उपयोग संकेतक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो आर्गन का क्या दिया है, हमारा उपयोग दिया है। आर्गन के भी बहुत सारा उपयोग है। आर्गन 15% नाइट्रोजन मिश्रण विद्युत बल्ब में भरने में काम आता है। विद्युत जो बल्ब होता है, जो लाइट जल रहा है, उसमें भरने में काम आता है। एल्युमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, विभिन्न रंग के प्रकाश विज्ञापन में, है ना, अलग अलग प्रकाश का जो विज्ञापन आता है, विभिन्न रंगों के प्रकाश विज्ञापन में नियान और आर्गन के मिश्रण का क्या किया जाता है, उपयोग में इसको लाया जाता है। तो ये कुछ उपयोग है जो उपयोग आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टान और जिनान का उपयोग एक साथ दिया है। जिनान फ्लोराइड एरोमेटिक यौगिकों के फ्लोरीकारक के रूप में किया जाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जिनान बुलबुला कक्ष बनाने में, जो कि लाल किरणों तथा न्यूट्रॉनों अन्य नाभिकीय कणों की पहचान में प्रयुक्त होता है। जिनान लैंप प्रकाश स्रोत में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका जिनान और क्रिप्टान का। लास्ट है रेडान। कैंसर के इलाज में क्या किया जाता है, आपका रेडान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेडान एक कैसा तत्व होता है, हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है हमारा भाई, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और लास्ट है रेडियोधर्मी, शोध कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारा 18वें समूह के जो तत्व होता है वो भी आपका समाप्त होता है, और इसी के साथ ये लेसन भी क्या होता है, आपका समाप्त होता है भाई। तो आज का ये लेसन क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। आने वाला क्लास में हम जो है 6th लेसन जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।